Let's start yesterday's question of the day. One of the beautiful question regarding motion in vertical circle I have seen so far. Very fundamental, but a good question indeed. In this question, it has been said that at the lowest position, minimum speed needed for pendulum to complete a vertical circle is 10 meter per second when this particular train is not moving. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्टैंडर्ड मोशन इन वर्टिकल सर्कल में लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है √5GL। तो पहले हम लोग वो निकालते हैं। इसका मतलब हो गया कि √5GL इसकी वैल्यू है 10 के बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ से मुझे लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। सो 5GL इज इक्वल टू 100, G is 10, 10 into 550. So finally we will get L is equal to 2 meter. So length of string हमें इस डेटा से मिल गया। इसकी आगे की कहानी। Now this particular train is moving in horizontal direction with an acceleration of 7.5 meter per second square. अब पूछ रहा है कि मिनिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पर कितना होगा कि वर्टिकल मोशन कंप्लीट हो। तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस ट्रेन के पास नहीं है तो लोएस्ट पोजीशन जो अभी यहाँ पर दिख रहा है वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और जब ये एक्सेलरेशन ए से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट होगा स्यूडो फोर्स के हिसाब से। तो पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते हैं। तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये उल्टा हो गया। उल्टा मतलब स्यूडो फोर्स, इसको मुझे इधर ले जाना चाहिए। हाँ, सो इस फ्री बॉडी डायग्राम में mg इधर और ma इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा और इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं m इंटू जी इफेक्टिव। तो यहाँ से पहले जी इफेक्टिव ढूंढते हैं कितना होगा पहली चीज। तो जी इफेक्टिव विल बी √a² प्लस g², नथिंग बट वेक्टर सम। a इज 7.5, g इज 10, तो ये हो गया √100 प्लस 7.5 का स्क्वायर 56.25। सो ये हमारा हो गया √156.25, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12 का स्क्वायर 144 होता है। सो ये एग्जैक्टली 12 और 12 इंटू 13 156, तो ये एग्जैक्टली 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जी इफेक्टिव मिला। इस जी इफेक्टिव का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। So this tan theta is a/g, that is 7.5 upon 10. 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. So this is 3/4. tan theta 3/4 का मतलब है कि थीटा 37 डिग्री। So
इक्विलिब्रियम पोजीशन मुझे मिल गया, जी इफेक्टिव मुझे मिल गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे मिल गया। अब आते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पर कि यहाँ पर यू स्पीड कितनी होगी कि ये स्ट्रिंग ब्रेक ना करे। यहाँ पर अब दिमाग लगाना है थोड़ा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ताकि नीचे इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बड़ा बना सकूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ट्रिक नहीं बोलूँगा, ये कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बनाया ताकि ये कॉन्सेप्ट हम सीखें। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अब वर्टिकल से 37 डिग्री पर होगा। सो इसको हम येलो या ब्लू किसी कलर से कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ऐसा। सो ये वाला जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को मान लो ए कहते हैं, ये वाले पॉइंट को बी कहते हैं, और ये एंगल है 37 डिग्री। ध्यान से सुने सब लोग, जी इफेक्टिव का डायरेक्शन इधर है। सब लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। जब ये ट्रेन एक्सेलरेट नहीं हो रहा था तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट था, क्योंकि जी इफेक्टिव का डायरेक्शन उसके नॉर्मल था। अब जी इफेक्टिव का डायरेक्शन अगर ये है, मतलब पॉइंट बी हमारा लिमिटिंग केस के लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये चीज़ सीखना जरूरी है। स्टार के साथ मैं लिख देता हूँ, पॉइंट बी इज critical point, more precisely critical point for limiting case। मतलब अगर पॉइंट बी तक स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड रहता है तो इसके बाद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच मुझे एनर्जी कंजर्व करनी है, नंबर 1, और नंबर 2, बी पर से पहले अगर स्ट्रिंग का टेंशन 0 नहीं होता है तो हमारा काम चलेगा। तो आइए अब इतनी सी बात है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। So energy at A is equal to energy at B। एनर्जी एट A को हम हाफ mU² लिख देते हैं। एनर्जी एट B को हम हाफ mV² लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है V, वो इधर है। यहाँ पर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। यहाँ पर अगर हम एक बार फ्री बॉडी डायग्राम भी ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की। एक्चुअल में mg और ma मिलाकर ये जो ब्लू वाली लाइन है, स्काई ब्लू वाली ये जो लाइन दिख रही है, ये हो जाएगा m इंटू जी इफेक्टिव, और टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर, तो T प्लस m इंटू जी इफेक्टिव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और T अगर 0 है लिमिटिंग केस में तो m इंटू जी इफेक्टिव इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। So m into g effective, this should be equal to m into v² upon L for limiting case, that is T0 for limiting case। ठीक है, अच्छा anyway इधर आते हैं, प्लस mgh, तो m into g, h की वैल्यू क्या होगी? ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ की हाइट हो जाएगी हमारी L cos 37 डिग्री। L cos 37 4/5, दैट इज 4L/5। तो टोटल हाइट हो गई L प्लस 4L/5। अच्छा, अब
सो यहाँ पर m इंटू वी स्क्वायर मेरा हो गया m इंटू जी इफेक्टिव इंटू एल। इस m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इधर कंटिन्यू करें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो अब हम लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m g इफेक्टिव इंटू एल प्लस m इंटू जी, 5 प्लस 4 9, दैट इज 9 l बाई 5। सो m को हम हटा देते हैं सब में से। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू g इफेक्टिव इंटू एल प्लस 18 एल जी बाई 5। ठीक है, ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब जी इफेक्टिव पता है, एल पता है, तो यू मिनिमम मुझे मिल गया। सो रिक्वायर्ड यू इज अंडर रूट जी इफेक्टिव आया था 12.5, लेंथ आया था 2 प्लस 18 बाई 5, लेंथ आया था 2 और जी की वैल्यू 10। सो 5 2 जा 10। सो 12.5 इंटू 2 25 प्लस 2 2 जा 4, 18 4 जा 72। सो 25 प्लस 72, 25 प्लस 72 हो जाएगा अंडर रूट 1 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 97, 7 प्लस 2 97। No, something went wrong. What went wrong? Yes, I understood. Here again, pseudo force की वजह से इस G की वैल्यू G इफेक्टिव होगी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में pseudo force का भी वर्क डन होगा ना। So here also it is G effective. So let me correct my mistake. Just a second. So this is 18 plus 5 23 into G effective into L divided by 5. This will be our answer. That is 23 into 12.5 into 2 divided by 5. So this is 2.5, 2.5 into 2 5. So this is 23 into 5, that is 115. So the value of u is under root 115 meter per second. This will be your answer. As I said, one of the unconventional question, जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये आइडेंटिफाई करना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट हम कौन सा लें, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट बी। एक जगह ये मिस्टेक हो सकता है कंसेप्चुअल, और दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक ये हो सकता है जो मैंने अभी किया था जस्ट अभी, कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने में हम स्यूडो फोर्स के कंट्रीब्यूशन को भूल के mgh में g लिख देंगे, वो g नहीं, g इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ।